चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। जो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो इस सप्ताह जो वीडियो डाले गए हैं या इस सप्ताह जो आपको ऑनलाइन वीडियो दिए जाएंगे, वो 3 वीडियो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित हैं और 3 वीडियो रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री लोकेशन से संबंधित हैं। तो चलिए, आज जो आपका वीडियो है वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित आज आपका वीडियो डाला जा रहा है। और अगले जो 3 आज का वीडियो या जो अगले 2 वीडियो और होंगे वो क्लाइमेटोलॉजी से ही संबंधित होंगे। तो जो आज का जो वीडियो है वो ऊष्मा बजट, दाबपेटियाँ और पवन संचार, और इसमें हो भी सकता है कि पवन संचार का टॉपिक पूरा ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो इसी क्रम में इसके पहले जो आपको पढ़ाया गया था पूरा वायुमंडल पढ़ाया गया था, वायुमंडल के बाद पूरा तापमान के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी तापमान का टॉपिक है ऊष्मा बजट। ताप से ही जोड़ना है दाब पेटियों को जोड़ना है, दाब से पवनों को जोड़ना है। तो जो आज का वीडियो है वो ऊष्मा बजट से संबंधित है, यानी कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है 100% ये प्रकाश सूर्य का आ रहा है। अब ये जो सूर्य का प्रकाश है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में आता है। यानी जो सूर्य की सतह से जो प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल और उसकी सतह को प्राप्त होता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में ही प्राप्त होता है। अब ये 100% रेस आ रही है, यानी कि सूर्य का प्रकाश 100% आ रहा है, यानी कि इनकमिंग रेस है। अब इस इनकमिंग रेस में से कितना परसेंट यूनिट या कितना परसेंट कहाँ पर इसको ग्रहण कर लिया जाता है या वापस कर दिया जाता है। तो जो 100% जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो उसमें से 6%, यानी कि ये अर्थ है, यानी कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस हो जाएगी, ये अर्थ सरफेस है। अब जो अर्थ सरफेस तक नहीं आया है 6% या -6 यूनिट जो प्रकीर्णन है या स्कैटरिंग है या प्रकीर्णन के माध्यम से प्रकीर्णन के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के छोटे बड़े कण होते हैं, इनसे सूर्य का प्रकाश टकराता है, सनरेज टकराती, टकराने के बाद स्कैटरिंग यानी कि फट जाती है, और फटने के बाद वहीं वायुमंडल से ही यह जो ऊष्मा है वो वापस लौट जाती है, यानी कि पृथ्वी की सतह तक नहीं आई। 6% वायुमंडल से स्कैटरिंग हो गया है। अब ये जो -27% है या -27 है, ये भी प्रकाश सूर्य की सतह तक नहीं आया है, पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर उपस्थित जो बादल हैं या बादलों के द्वारा टकराता है और वापस लौट जाता है, या जो वायुमंडल द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है, वायुमंडल द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब ये प्रकाश भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा है। अब ये प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचा है, ये वायुमंडल तक आया है, वहीं से वापस लौट गया है। अब जो शेष प्रकाश है पृथ्वी की सतह तक आएगा और पृथ्वी की सतह तक -2%, ये जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र हैं, आइस शीट वाले क्षेत्र हैं या समुद्री जो तल हैं, इनसे प्रकाश आता है, टकराता है, टकरा करके ज्यों कहते हैं वापस लौट जाता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी सतह को गर्म न करने, यानी कि कोई योगदान इसका नहीं है। और ऐसा जो बजट है 6 2 8 8 7 15 यानी कि 35%, ये 35% वह प्रकाश है या वह ऊष्मा है जो पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह तक पहुंची तो है, लेकिन उसे गर्म करने में कोई योगदान नहीं है। ये ज्यों कहते हैं वापस लौट गया है। इसी को एक नाम दिया जाता है एल्बिडो, ये एल्बिडो बन जाएगा। तो एल्बिडो मतलब 35% ऊष्मा का हमें किसी प्रकार का कोई ब्यौरा नहीं देना है। शेष जो ऊष्मा है या जो शेष प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह तक आएगा, वो हो जाएगा 51%। यानी कि पृथ्वी का जो वास्तविक बजट है
ऊष्मा बजट है पृथ्वी का, वो हमें 35% का ही हमें केवल ब्यौरा देना है। तो इतना प्रकाश आया है पृथ्वी की सतह तक, इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसका अवशोषण होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह के द्वारा इसका एब्जॉर्ब या अवशोषण होगा। तो ये बाद में फिर इसका रेडिएशन होगा। तो 51% जो ऊष्मा है, इसी ऊष्मा का हमें केवल ब्यौरा देना है। तो अब जो आउटगोइंग होगी, वो आउटगोइंग होगी, यानी कि पृथ्वी की सतह से जो आउटगोइंग होगी, उस आउटगोइंग को समझना है। आउटगोइंग होगी, तो ये आउटगोइंग यानी कि 35% तो यही हो जाएगा। ठीक है, जो वापस लौट गया एल्बिडो। अब हमें 51% भी वापस भेजना है। 51% तो टोटल हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब पृथ्वी की सतह से जो रेडिएशन होगा, तो 3 क्षेत्रों से इस ऊष्मा को वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि -23% हो जाएगा, -9% हो जाएगा, और यानी कि माइनस में या इसको वापस ही हमें भेजना है, और यानी कि 19%, 19% ये 19% है, -19% है। अब जो ये 23% है, ये जो होगा इसका रेडिएशन के माध्यम से, रेडिएशन या विकिरण के माध्यम से इसको वापस भेज दिया जाएगा। जो -9% है, इसका होगा टर्बुलेंस। ठीक है, टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस के माध्यम से इनको वापस भेज दिया जाएगा। और जो -19% है, वो बाष्पीकरण या इवेपोरेशन के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा। तो 23 और 9 और -19, ये जो टोटल होगा ये 51% हो जाएगा। तो इनके माध्यम से ऊष्मा को वापस भेज दिया जाता है, इनकी आउटगोइंग। तो इनकमिंग 100% है, जिसमें से 35% एल्बिडो हो गया है। जो 51% सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचा है, ये -23% रेडिएशन हो जाएगा, 9% टर्बुलेंस हो जाएगा, और 19% बाष्पीकरण के माध्यम से इसको वापस भेज दिया जाएगा, वायुमंडल में वापस इसको भेज दिया जाएगा। तो ये ऊष्मा बजट है इनकमिंग 100%, जो कि शॉर्ट वेव के रूप में होगा, और जो आउटगोइंग होगी वो लॉन्ग वेव के रूप में हो जाएगी, लॉन्ग वेव के रूप में हो जाएगी। और जो हमारा वायुमंडल या पृथ्वी की सतह जो गर्म होती है, वो लॉन्ग वेव के रूप में ही गर्म होती है। तो ये हमारा ऊष्मा बजट है, जो कि तापमान से रिलेटेड था। तो ये पहले वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ऊष्मा बजट 100% आया, 100% को इन्हें वापस भेज दिया है। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है वो दाब पेटियां हैं। दाब पेटियां, दाब पेटियां प्रेशर बेल्ट या दाब पेटियां। तो देखिएगा, चूँकि ताप और दाब में विद्युत्कमानुपाती संबंध होता है। जहाँ ताप ज़्यादा होगा वहाँ दाब कम होगा, और जहाँ ताप कम होगा वहाँ दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो ताप विद्युत्कमानुपाती प्रेशर के है। तो यदि हम इस नियम को फॉलो करेंगे, ताप और दाब में विद्युत्कमानुपाती संबंध है, यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो ग्लोब पर, जो हमारा ग्लोब है, इस पर जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। ठीक, और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इन ध्रुवीय क्षेत्रों में, या चाहे नॉर्थ पोल कह लीजिएगा चाहे साउथ पोल कह लीजिएगा, इनमें वर्ष भर तापमान निम्न रहता है, कम रहता है। यदि हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो केवल पूरे ग्लोब पर 3 ही वायुदाब पेटियां बनेगी। जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा। तो इस नियम को यदि फॉलो करेंगे
तो केवल ग्लोब पर 2 ही दाब पेटियां बनेगी, और 2 ही दाब पेटियां बनेगी तो चूंकि जो ताप से इसको जोड़ा गया है तो 2 ही दाब पेटियां बनेगी। लेकिन ग्लोब पर 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं जिनका संबंध पूरा तापमान से ना होकर के, एक तो क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति है और वायु संचरण या पवन संचार है, ये पवन संचार है। तो इस कारण से यहाँ जो पेटियां बनती हैं निम्न और उच्च दाब की नॉर्थ गोलार्ध में और निम्न और उच्च दाब की साउथ गोलार्ध में। तो जो वायु दाब पेटियां हैं केवल तापमान से न जोड़ करके पृथ्वी की घूर्णन गति और जो पवन का संचार है, वायु का इनकी वायु ऊपर उठती है, वायु नीचे बैठती है, तो आरोहण भी होता है और अवरोहण भी होता है। तो पवन संचार का मूल क्या है, वायु का आरोहण और अवरोहण होता है। वायु का आरोहण और अवरोहण के कारण भी वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। तो ताप से सभी दाब पेटियों को ना जोड़ करके पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन संचार को भी जोड़ा गया है। तो यदि हम ग्लोब पर देखें तो ताप से जोड़ा गया है तो 2 ही दाब पेटियां बन रही हैं, ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च दाब की पेटियां और विषुवत-रेखीय क्षेत्र की निम्न वायु दाब की पेटी। ठीक है, लेकिन हमें किससे जोड़ना है, पृथ्वी की घूर्णन गति और पवन संचार से भी हमें वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो पूरे ग्लोब पर यानी कि विश्व में 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। 7 वायु दाब पेटियां हैं, 7 वायु दाब पेटियां हैं, 7 वायु दाब पेटियां हैं, जिनमें से जो आपकी होंगी लो प्रेशर की 3 पेटियां और हाई प्रेशर की 4 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो 4 के 7। अब ये 7 वायु दाब पेटियों को हमें जानना है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन अक्षांशों के मध्य में ये वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो यदि हम ग्लोब का अध्ययन करें, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री या विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा है। अब 7 वायु दाब पेटियों को बनाना है तो ये तो वर्ष भर तापमान उच्च होने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र की जो पेटी है वो निम्न वायु दाब की पेटी है। अब इसके अलावा ऊपर जाएंगे तो 30 से 35 यानी कि 35 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जाएंगे तो ये पूरी एक बेल्ट मिलेगी, नॉर्थ पार्ट में है। इसके अलावा हम 60 से 65 के बीच में जाएंगे, 60 और 65 के बीच में नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में। और हम ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर जो उच्च दाब की पेटी है वो बनेगी। इसी तरह से इस वाले दक्षिण गोलार्ध में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 से 35 डिग्री के बीच में है, हाई प्रेशर है। ये 60 से 65 के बीच में है, लो प्रेशर है। ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर है। ठीक इसी तरह से हम जो उत्तरी गोलार्ध में जो 3 वायु दाब पेटियां मिली हैं, उच्च दाब की, निम्न दाब की और उच्च दाब की, उसी तरह से हम दक्षिण गोलार्ध में भी इसका वर्गीकरण कर लेंगे। तो ये 30 से 35 साउथ में है, 60 से 65 साउथ में है। ये ध्रुवीय क्षेत्र की है, इनके नॉर्थ पोल की है। तो इसी तरह से ये हाई प्रेशर, 60 से 65 लो प्रेशर, ध्रुवीय क्षेत्र में हाई प्रेशर। ठीक इस क्रम से यदि हम देखेंगे तो ग्लोब पर 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं, जिनमें से निम्न दाब की 3 और उच्च दाब की 4 वायु दाब पेटियां
पाई जा रही हैं। तो यदि हम इस क्रम में देखें तो ये जो पेटियां हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च दाब की दोनों पेटियां, ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च दाब की दोनों पेटियां और विषुवतरेखी क्षेत्र की निम्न दाब की पेटी, इनके बनने का कारण तापमान से जोड़ा गया है। तापमान, ठीक। इनके विषुवतरेखी क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, जिस कारण से वर्ष भर निम्न वायुदाब की पेटी बनी रहती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर निम्न तापमान रहता है, जिस कारण से उच्च वायुदाब की पेटी बनी रहती है। तो इन तीन पेटियों के बनने का कारण किससे जोड़ा गया है? तापमान से जोड़ा गया है। अब ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, इसी तरह से उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब दोनों दक्षिणी गोलार्ध में है। इन पेटियों के जो बनने का, इन दोनों पेटियों के बनने का दोनों गोलार्ध में, तो एक तो है पृथ्वी की घूर्णन गति और जो दूसरा है पवन संचार है। ये पवन संचार से इसको जोड़ दिया गया है। और पवन संचार का मतलब हो गया है कि पृथ्वी की सतह से वायु का ऊपर उठना और वायुमंडल से पृथ्वी की सतह तक वायु का बैठना, यानी कि ऊपर उठना और बैठना। इस कारण से ये वायुदाब की पेटियों के मध्य अक्षांशीय वायुदाब की पेटियों का निर्माण हुआ है। तो इस कारण से यदि हम देखें पेटियों को, तो ये जो पेटियां हैं, इन पेटियों को कुछ विशेष नाम दे देते हैं। ये जो पेटियां हैं, ये पहले वाली जो है विषुवतरेखीय क्षेत्र की निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवतरेखीय क्षेत्र की कैसी है? निम्न वायुदाब पेटी हो जाएगा। और ये जो है हम केवल उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध का शो कर दे रहे हैं, उससे अच्छा मत जाना। तो जो ये 30 से 35 वाली है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये उच्च अक्षांशीय है, उच्च अक्षांशीय उच्च दाब की पेटी है। 60 से 65 के बीच में ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। और ये वाली जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च वायुदाब की पेटी है, उच्च वायुदाब की ये पेटी हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से दोनों गोलार्धों में यदि वायुदाब पेटियों का या क्षेत्र का नाम दिया जाए तो 4 क्षेत्र बढ़ जाएंगे। ये पहला क्षेत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, यानी कि 4 वायुदाब की पेटियां मुख्य रूप से पाई जा रही हैं। तो अब इन पेटियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अब इन वायुदाब की पेटियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, और इसमें यही रहेगा कि ये जो पेटियां हैं, जैसे एक ये पेटी है, एक ये बेल्ट है, तो इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। जैसे 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में और ये 5 डिग्री साउथ में, ये 5 डिग्री नॉर्थ में, ये पूरी की पूरी एक बेल्ट बन जाएगी। तो 0 से 5 यदि हम उत्तर में जाएंगे तो 5 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा और 5 डिग्री साउथ में हो जाएगा। एक ये बेल्ट बनेगी। इस बेल्ट को जो पहले तापमान से जोड़ दिया गया था, उसको डोल्ड्रम नाम दिया गया था, डोल्ड्रम नाम दिया गया था, या शांत वायुदाब की पेटी या शांत क्षेत्र इसको नाम दिया गया था। इसकी चर्चा आपको तापमान के साथ कर दी गई थी। तो ये डोल्ड्रम है, ये डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। तो जो बेल्ट बनती है वो 5 डिग्री का डिफरेंस होगा, 30 से 35 के बीच में, 60 से 65 के बीच में ये बेल्ट बनेंगे। लेकिन पहले हमें ये बेल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन खींची गई है उसमें इतना डिफरेंस होगा, 5 डिग्री का इसमें डिफरेंस होगा। तो ये एक प्रकार से एक
बेल्ट या पेटी बन जाएगी। उसी को नाम दिया गया है दाब पेटी। तो जो दाब पेटियां हैं वो मुख्य रूप से 7 पाई जाती हैं, जिसमें से ये नाम आपको दिए गए हैं। अब इन वायु दाब पेटियों के बारे में क्योंकि विशेषताएं क्या होंगी वो विशेषताएं हमें समझनी है, तो विशेषताओं को आप नोट कर लीजिएगा। विशेषताओं को अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आपको विशेषताओं के बारे में लिखवा दे रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। या विशेषताओं से पहले, ठीक है, विशेषताओं से पहले हमें चलो डायरेक्ट विशेषताएं लिख लीजिएगा। या दाब को पहले समझ लीजिएगा, ये दाब है क्या, क्योंकि दाब को आपके बारे आपको पहले जानकारी दे दी गई है कि दाब क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन भी कर लीजिएगा कि प्रेशर है क्या। जब आपको वायुमंडल पढ़ाया गया हो तो वायुमंडल में आपको समझाया गया होगा कि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के धूल गैसें पाई जाती हैं, तो जैसे ये ग्लोब हो जाएगा, ये पृथ्वी का केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर पाए जाने वाले वायु के द्वारा या पवन के द्वारा या जो धूल के कण हैं, इनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर लंबवत दिशा में एक बल लगाया जाता है। तो ये ग्लोब है, ये अर्थ को कर लीजिएगा, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है। इस पर जो लंबवत दिशा में बल लगता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लंबवत दिशा में लगाए गए बल को ही दाब कहा जाता है। यही वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। और इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई होगी कि इसका मापन बैरोमीटर या द्रव्य मापी के माध्यम से, एंड्रॉयड मीटर के माध्यम से किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है वो मिलीबार में, ये जानकारी आपको मिलीबार होती है, ठीक है। और 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.5, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यदि हम पृथ्वी की सतह से 180 मीटर की ऊंचाई पर जाएं, ठीक है, तो दाब में जो कमी होगी वो 3.4 मिलीबार की कमी होगी, ये कमी होगी। यानी कि मीन्स ये होगा कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, तो जैसे 180 मीटर की ऊंचाई पर जो वायुदाब में कमी आती है वो 3.4 मिलीबार की कमी आती है। तो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाने पर ताप और दाब दोनों में कमी आती ही है। ताप के बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि कितनी कमी आती है, वो NLR के नाम से उसे जाना गया था। अब ये वायुमंडलीय दाब है जो 3.4 प्रति 180 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये घटता है। तो ये घटने की दर है, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो दाब में यानी कि प्रेशर में कमी आती जाएगी। और कमी कितनी आएगी, वो 180 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 3.4 मिलीबार की कमी आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा था, वो आपको जानकारी दे दी है। अब ये जो पेटियां हैं, इन 4 वायुदाब पेटियों को आपको जानना है। तो इन वायुदाब पेटियों को आप लिख लीजिएगा। नंबर 1 वायुदाब की पेटी लिखिएगा। नंबर 1 में विषुवत क्षेत्र की निम्न वायुदाब की पेटी, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि वायुमंडल या क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक हैं, ये थोड़े से डिफिकल्ट तो हैं ही, समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल समझने से बाद में याद नहीं रहता है। ये आप लोगों का कहना है ऐसा। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। पहले लगा दो, या विषुवत रेखीय क्षेत्र की या भूमध्य रेखीय क्षेत्र की निम्न वायुदाब की पेटी, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आप इसमें लिखिएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है।
यहाँ सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने से इन पेटियों में या इस पेटी में खिसकाव होता है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण खिसकाव होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती हैं, जिस कारण से दिन रात की लंबाई बराबर होती है। अत्यधिक तापमान होने के कारण हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं। जिस कारण से सतह पर निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में हवाओं की गति कम होने के कारण इसे शांत क्षेत्र कहा जाता है। तो शांत क्षेत्र है, इसी को नाम दिया गया है, डोल्ड्रम नाम लिखा भी होगा। तो इस क्षेत्र में है क्या कि जो पवनें होती हैं वो उच्च ताप के कारण ऊपर उठती हैं और नीचे सतह से ऊपर उठती हैं, तो नीचे सतह पर निम्न दाब का विकास हो जाता है। दिन रात की लंबाई बराबर है ही, तो इस क्षेत्र में ये 5 डिग्री से पवनें ऊपर उठ जाती हैं। ठीक, ये पवनें सतह से ऊपर उठी हैं, तो ये पवनें सतह से ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। अब ये जो पवनें सतह से ऊपर उठी हैं, ये गर्म पवनें हैं। ऊपर वायुमंडल में उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। तो सतह पर निम्न दाब का विकास और ऊपर वायुमंडल में उच्च वायुदाब का विकास। अब ये जो पवनें उठी हैं, इनको नाम दिया जाएगा आरोहण। पवनों का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। फिर यही पवनें ऐसे जाकर के ये जो नीचे सतह पर जो उच्च वायुदाब का विकास हुआ है, अब ये पवनें 30 और 35 डिग्री मध्य अक्षांशों के बीच नीचे बैठेंगी, तो इन पवनों को नाम दिया जाएगा अवरोहण। पवनों का अवरोहण हो रहा है। तो जो 30 और 35 डिग्री अक्षांशों पर जो उच्च वायुदाब का विकास हुआ है, ये पवनों के ऊपर से नीचे बैठने के कारण सतह पर उच्च वायुदाब का विकास हुआ है और इसे एक विशेष नाम दिया जाता है। ये अश्व अक्षांश है, ये अश्व अक्षांश से नाम दिया जाता है। तो जो अश्व अक्षांश बनी है वो वायु के अवतलन या ऊपर से नीचे अवरोहण के कारण ये वायु इस सतह पर उच्च वायुदाब का निर्माण हुआ है। दोनों गोलार्धों में इसका निर्माण हुआ है। अब ये जो कोशिका बनेगी
इसे विशेष नाम दे देते हैं हैडली कोशिका। इस साइड बन गई है हैडली, ये हैडली कोशिका का निर्माण हो गया है, ये हैडली कोशिका बन गई है। ठीक, अब ये पहली पेटी है, पहली पेटी को की विशेषता हो गई है। और अब आइएगा नंबर 2 पर हेडिंग डालिएगा 30-35 के बीच में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की उच्च वायुदाब की पेटी, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 30 से 35 डिग्री के बीच में है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, थोड़ा सा राइट डाउन। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस पेटी में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर उच्च ताप पाया जाता है। उच्च ताप पाया जाता है। उच्च ताप होने के कारण निम्न वायुदाब का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निम्न वायुदाब का विकास होना चाहिए, निम्न वायुदाब का विकास होना चाहिए। लेकिन इस पेटी का संबंध तापमान से न होकर पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु का अवतलन या अवरोहण से होता है। ठीक है, उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण किससे हुआ है? चूंकि इस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है तो निम्न दाब का विकास होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु का अवतलन यहाँ पर जो आपको बनाएंगे या वायु का अवरोहण के कारण ये उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। तो ये विशेषताएं ये प्रमुख क्यों गई, इसे अस्वक्षांश के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इससे जो विश्व के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व के जो प्रमुख उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो 20 से 30 या 35 डिग्री के मध्य ही पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण किस कारण से हुआ है? इन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण वायु के अवरोहण के कारण हुआ है, और जो मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो किस कारण से मरुस्थलों का निर्माण हुआ है? वायु के अवरोहण के कारण, क्योंकि उच्च वायुदाब ऊपर से वायु नीचे बैठती है। जब वायु ऊपर से नीचे बैठती है तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होगी तो वर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, वर्षण की प्रक्रिया नहीं होगी तो प्रतिचक्रवातीय जो अवस्था होती है वो हमेशा बनी रहती है, जिस कारण से वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होगी तो ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थलों का निर्माण इसी कारण से हुआ है, और जो विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ही पाए जाते हैं। तो इनका निर्माण क्यों हुआ है? इस कारण से इनका निर्माण हुआ है। अब आइएगा, चूंकि पेटियां दोनों गोलार्ध में हैं, उपध्रुवीय
निम्न वायुदाब की पेटी या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, तो तीसरी हेडिंग डाल दीजिएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब इसकी क्या क्या विशेषता होंगी वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान निम्न पाया जाता है, जिस कारण से उच्च वायुदाब का विकास होना चाहिए, लेकिन निम्न वायुदाब के विकास का कारण भी पृथ्वी की घूर्णन गति है। ये घूर्णन गति हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आएंगे तो ये नीचे बैठा है, यहाँ से ये निम्न वायुदाब का विकास हुआ है, तो ये पेटी ये कहाँ वायुदाब नीचे से वायु ऊपर उठ गई है, ठीक है। अब यहाँ से वायु यहाँ पर नीचे बैठेगी, तो अब ये जो हेडली कोशिका है, अब ये जो कोशिका बनेगी, क्योंकि ये वायु ऊपर उठी है, वायु का आरोहण हुआ है, तो ये जो बनेगी ये फैरल कोशिका के नाम से इसे जाना जाएगा, फैरल कोशिका। अब ये जो ऐसे उठ करके यहाँ ऐसे जा करके ये ध्रुवीय क्षेत्र में जाकर के बैठेगी, तो अब ये बन जाएगी ध्रुवीय कोशिका। तो 3 कोशिका ये ध्रुवीय कोशिका है। तो ये कोशिका दोनों उदाहरण होगी। तो ये जो 3 कोशिकाएं बन रही हैं, ये वायुमंडलीय पवन संचार इसको नाम दिया जाएगा। इसका विस्तार आगे आपको करेंगे, अभी तो केवल आपको आपको केवल दाब ही समझना है। तो ये जो पवनें ऊपर उठी हैं, नीचे बैठी हैं, तो जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है इसमें चूँकि जलवायु के अनुसार, लोकेशन के अनुसार या ताप के अनुसार तो दाब पेटियों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? पृथ्वी की घूर्णन गति और इस क्षेत्र का वायु का अवतरण और इस क्षेत्र में वायु का आरोहण हो रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ठीक। अब जो लास्ट वाली जो कोशिका बस्ती है वो ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च वायुदाब की पेटी है। अब ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च वायुदाब की पेटी है, तो निश्चित है कि इस क्षेत्र में वर्ष भर तापमान निम्न रहता है, वर्ष भर निम्न रहता है, उच्च वायु दाब की पेटी बनी रहती है। तो चूंकि यदि लिखना हो तो लिख लीजिएगा। दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर पाई जाती है, जिसके बनने का कारण निम्न तापमान है। बनने का कारण निम्न तापमान है। तो ये जो वायुदाब पेटियां हैं, 7 वायुदाब पेटियां हैं, किन किन अक्षांशों के मध्य हैं, क्या क्या विशेषताएं पेटियों की है। ये पेटियों के चूँकि आगे हमें इन पेटियों को वायु संचार से भी जोड़ना है और जो पवनें हैं इनसे भी हमें इसे आगे जोड़ना है। तो ये जो मुख्य रूप से पेटियां बनी हैं और 3 कोशिकाएं आपको मिली हैं। पहली कोशिका हेडली, दूसरी फैरल, तीसरी ध्रुवीय कोशिका। ये वायुमंडलीय पवन संचार है। अब वायुमंडलीय पवन संचार में आगे आपको इसी क्रम से आगे आपको संचार बता रहे हैं कि वायुमंडलीय पवन संचार क्या है, तो आगे देखते हैं। इसी क्रम में जो वायुदाब पेटियां हैं
ये डायग्राम आपको बता दिया गया। इसी का थोड़ा सा विस्तार और देख लेते हैं। जो पेटियाँ बनी हैं, पेटियों का विस्तार मुख्य रूप से जानना है। तो जो 7 वायुदाब पेटियाँ हैं, इनका थोड़ा सा विस्तार हम और जान लेते हैं कि जो कोशिकाएं बनी हैं, जो यांत्रिक कारण है, वो यांत्रिक कारण भी जान लेते हैं। जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की जो पेटियां बनी हैं, निम्न और उच्च वायुदाब की पेटियां। थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। ऐसे करके हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, ये वाली विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इसको आप 35 डिग्री डायरेक्ट कर दे रहे हैं नॉर्थ में। फिर इसको 65 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री ये नॉर्थ में। ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है। पवन संचार देख लेते हैं। 35 डिग्री साउथ में, 65 डिग्री साउथ में और 90 डिग्री साउथ में। ठीक, अब जो वायुदाब की पेटियां हैं वो ध्रुवीय विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की पेटी है, लो प्रेशर की है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र या उपोष्ण जो क्षेत्र है, वो जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, इसमें उपोष्ण जो क्षेत्र है, इसमें ये जो पेटी है वो हाई प्रेशर की है। ये उपध्रुवीय क्षेत्र है, ये लो प्रेशर की है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ दक्षिण गोलार्ध में रहेगा, सेम पेटियाँ होंगी। ये हाई प्रेशर की है, ये लो प्रेशर की है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र की है ये हाई प्रेशर की है। ये वायुदाब पेटियाँ अभी आपको बताया गया था कि इन वायुदाब पेटियों का निर्माण कैसे हुआ है। अब चूंकि जो यांत्रिक कारण है, जिसमें पृथ्वी की घूर्णन गति और जो वायु का आरोहण और अवरोहण, इससे जान लेना है। क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, तो इस क्षेत्र में वायु कहाँ उठ जाती है, वायु ऊपर उठ जाती है। ये वायु ऊपर उठ रही है, तो ये यहाँ वायु का आरोहण हो रहा है, आरोहण। ठीक, अब यहाँ जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र है, तो यहाँ वायु का ये अभिसरण होगा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर सतह पर। तो ये जो हो रहा है वो वायु का अभिसरण, ये भी वायु का अभिसरण। ऊपर जा रहे हैं तो आरोहण, तो ये आरोहण यहाँ लिख देते हैं, आरोहण। यहाँ अभिसरण। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा वायु एकत्रित हो जाएगी, हाई प्रेशर। अब ये वायुमंडल का पवन संचार है। ठीक है, यहाँ से ये वायु ये यहाँ जाएगी, तो यहाँ निम्न दाब होगा, वायु ऊपर से नीचे बैठेगी। ठीक है, ये वायु ऊपर से नीचे बैठ रही है। इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में भी होगा, वायु ऊपर से नीचे। ठीक, अब ये जो हो रहा है ये वायु का अवरोहण, या इसी को नाम दिया जाएगा अवतलन। ठीक, ये अवतलन हो रहा है। अब ये जो कोशिका जो बनी है, इस कोशिका को नाम दिया गया हैडली कोशिका।
ये हाइड्रोलिक कोशिका बन गई है, दोनों गोलार्धों में बन गई है, ये हाइड्रोलिक कोशिका है। ठीक, ये जो कोशिका बनी है, सेल बनी है, तो ये अब यहाँ पर ये हो रहा है, ये अपसरण, अपसरण यहाँ भी होगा और अपसरण यहाँ भी होगा। तो जो यांत्रिक कारण है, यांत्रिक कारण में वायु का आरोहण, वायु का अवरोहण, वायु का अभिसरण और वायु का अपसरण। ठीक, इसी तरह से यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ लो प्रेशर है, अब ये पवने ऐसे लो प्रेशर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पवने फिर यहाँ पर आएंगी ऐसे। ठीक, अब ये पवने यहाँ से आएंगी, तो यहाँ से फिर से कहाँ उठ जाएंगी, ऐसे ही ऊपर उठ जाएंगी, पवने ऊपर उठ गई। ठीक, यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, पवने फिर यहाँ की ओर चलेंगी, मतलब लो प्रेशर की ओर ऐसे ही। फिर यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पवने ऊपर से ये नीचे बैठेंगे, तो ये बन जाएगा हाई प्रेशर। तो जैसे ये सेल उत्तरी गोलार्ध में इस जो संरचना बनी है, वैसे ही संरचना दक्षिण गोलार्ध में होगी। यहाँ हो रहा है अपसरण, ठीक है, यहाँ ये अभिसरण हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र से दूर जा रहे हैं, तो अपसरण, यहाँ अभिसरण, तो ये अभिसरण हो रहा है। ठीक, यहाँ से पवने ऐसे आएंगे, तो ये जो हो रहा है, ये भी अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है। अब ये जो कोशिका है, ये फेरल कोशिका बन गई है, फेरल कोशिका, और ये जो कोशिका बन जाएगी वो ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ये कोशिका। तो तीन कोशिका बन गई हैं, पहली हाइड्रोलिक कोशिका, अच्छा इसमें एक साथ यहाँ लिख लीजिएगा, हाइड्रोलिक कोशिका। ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो तीन कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये सतह का वायु संचरण है और ये वायुमंडल का वायु संचरण है। तो इस आधार पर जो निम्न और उच्च वायुदाब का विकास जो सतह पर हुआ है, उससे जस्ट विपरीत जो विकास होता है वो वायुमंडलीय क्षेत्र में होता है। तो जो यांत्रिक कारण है उसमें वायु का आरोहण, अवरोहण, वायु का अभिसरण और अपसरण, ये यांत्रिक कारणों के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो उच्च और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो उच्च और निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हुआ है वो यांत्रिक कारण के अंतर्गत आता है। तो ये वायु से पवन का संचार हुआ गया है, यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण है, ये वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण, ये वायुमंडलीय परिसंचरण वाला ये टॉपिक है। तो ये ऊष्मा बजट पहले हो गया था, दाब पेटियां आपको ये बता दिया गया है, वायुमंडलीय पवन संचार, इसमें आरोहण, अवरोहण, अभिसरण और अपसरण, ठीक है, ये प्रक्रिया हो रही है। यानी कि अभिसरण का मतलब हुआ कि हवाएं चारों ओर से कहाँ की ओर आना, केंद्र की ओर एकत्रित होना, तो ये हो जाएगा अभिसरण। और इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये अभिसरण कहाँ होगा, लो प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा तो ये पवने केंद्र से चारों ओर फैलेंगे, तो इसको नाम दे देंगे आपको सरण की प्रक्रिया ये होगी। तो अपसरण और अभिसरण, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ये दोनों प्रोसेस होती हैं। तो ये दो टॉपिक आपके हो गए हैं, ऊष्मा बजट, दाब पेटियां, 7 वायुदाब पेटियां किस कारण से बनी हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें पवन संचार है, इसमें वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र को इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें हाइड्रोलिक कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिकाओं का विकास हुआ है या निर्माण हुआ है। अब ये मुख्य जो टॉपिक बचता है, अब वो जो मुख्य टॉपिक है वो पवनों से जोड़ना है, क्योंकि दाब से पवनों को जोड़ा ही जाता है। तो अगला जो टॉपिक है आपका पवन है, जो पवन
अब मोस्टली आइएगा, वायुदाब पेटियों से पवन को जोड़ना है, इनकी पवन संचार को जोड़ना है, इनकी पवनों को जोड़ना है। तो पवन संचार के अंतर्गत या जो पवन संचार वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत मोस्टली जो हमें जानना है, पहले दो नियम जानना है। एक फेरल का नियम है, फेरल का नियम इसको जानना है, और एक है वाइज वैलेट का नियम, वाइज वैलेट का नियम। ये हमें दो नियम पहले जानना है, फिर हम पवनों को पढ़ेंगे कि पवनें क्या क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, अस्थायी पवनें होती हैं। तो पहले हमें ये दो नियम जानना है, एक फेरल का नियम और दूसरा वाइज वैलेट का नियम। क्योंकि जो पवनों से जुड़ा हुआ है, सनातनी पवनों से जुड़े हुए ये दोनों नियम हैं। तो पहले आप फेरल का नियम लिख लीजिएगा कि फेरल का नियम क्या है, नोट कर लीजिएगा फेरल का नियम। इस नियम के अनुसार, फेरल में इस नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर घूमती हुई चलती हैं। फेरल का नियम क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती हुई चलती हैं। हवाओं के इस प्रकार के चलने का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस बल है। पृथ्वी के अपनी धुरी के ऊपर घूमने के कारण, धुरी पर अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी की सतह पर एक बल लगता है जिसे कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। इसी बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर घूमती हुई चलती हैं। ठीक,
तो ये जो नियम हो गया किसका हो गया, ये फेरल महोदय के अनुसार ये नियम है पवनों के चलने का, ये नियम है। तो फेरल ने जो नियम जोड़ा है वो कोरियोलिसिस बल से जोड़ा है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियोलिसिस बल है। ठीक। दूसरा नियम है वायड-वेलेट का नियम है। तो वायड-वेलेट का नियम भी लिख लीजिएगा। वायड-वेलेट का नियम क्या है इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। वायड-वेलेट का नियम, दूसरा नियम क्या है, वायड-वेलेट का नियम। लिखिए, जिस दिशा में हवा चल रही है यदि जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब बाई ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। ऊंचाई के साथ घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। हवा की सामान्य दिशा वह होती है जिस ओर से पवनें आती हैं। यदि पवन की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है तो जिस दिशा से आती है मतलब दिशा कौन सी होगी, उत्तरी दिशा होगी। उत्तर से दक्षिण है तो इसकी दिशा उत्तर होगी। ये जो नियम है वो वायड-वेलेट का नियम है। और ये वाला जो नियम आपको समझाया है वो तो वायु के या हवा के संचार से संबंधित दो नियम, एक फेरल का नियम है और दूसरा वायड-वेलेट का नियम है। तो ये जो दोनों नियम हैं ये पवन संचार से संबंधित हैं। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जो मुख्य रूप से आपको जानना है वो विंड्स या पवनें होती हैं, वो पवनें आपको मुख्य रूप से पवनें जाननी है कि कौन कौन सी पवनें होती हैं। तो इसी में जो अगला टॉपिक है वो पवनें है। चलिए तो देखते हैं ये पवनें, मुख्य टॉपिक है पवनें। विंड्स या पवनें। विंड्स या पवनें। तो पहले तो एक फॉर्मेट देख लीजिएगा, पवनें कौन कौन सी होती हैं। तो पवनें दो प्रकार की होती हैं। एक पवनें तो स्थायी पवनें
और जो दूसरे होते हैं वो अस्थायी पवने, अस्थायी पवने। ठीक, ये परमानेंट विंड है, परमानेंट विंड, और ये हो जाएंगे वो लोकल विंड होंगे। ठीक, विंड्स कर दीजिएगा। विंड्स स्थायी पवने तीन ही होते हैं। पहले व्यापारिक, व्यापारिक पवने, दूसरे होते हैं वो पछुआ पवने, और तीसरे जो होते हैं वो पोलर या ध्रुवीय पवने। ठीक, व्यापारिक पवने मीन्स जो ट्रेड विंड्स होते हैं, इनको इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहा जाता है, इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, इनको पोलर विंड कहा जाता है। स्थायी पवने ये हो गई, मतलब ऐसी पवने जो ग्लोब पर वर्ष भर निश्चित दिशा एवं वेग से चलती रहती हैं, उन्हें स्थायी पवने कहा जाता है। इनकी दिशा निश्चित होती है, वेग भी इनका निश्चित होता है और विस्तृत क्षेत्रफल पर ही चलती हैं, उन्हें कहा जाता है स्थायी पवने। वर्ष भर तो चलती ही हैं, तो ये स्थायी पवने हैं। दूसरा क्या है, लोकल विंड्स है, अस्थायी पवने हैं। डेफिनेशन जस्ट उल्टी हो जाएगी। कम क्षेत्रफल पर ऋतु के अनुसार अनियमित वेग से चलती हैं, उन्हें अस्थायी पवने या लोकल विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि ये स्थायी पवने और ये अस्थायी पवने। स्थायी पवनों को चूंकि दो, एक तो समीर में बांट लेते हैं, समीर, और दूसरा होता है जो अन्य पवने होती हैं या जो अन्य पवने अस्थायी होती हैं उनको गर्म पवने और ठंडी पवनों के रूप में इनको बांट लिया जाता है। समीर चार होते हैं, यानी कि स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। ठीक है, घाटी समीर। अब इनकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे आगे जाकर के। तो जो पवने हैं, पवनों का वर्गीकरण दो प्रकार से है, स्थायी पवने और अस्थायी पवने। स्थायी पवनों के अंतर्गत व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने हैं। अस्थायी पवनों के अंतर्गत समीर हैं, चार समीर हैं, स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। अब इनके अलावा अन्य पवने हैं, तो उनमें लोकल विंड्स होंगी, गर्म पवने किस देश की हैं, किसी क्षेत्र की होंगी या क्षेत्र विशेष की होंगी, गर्म और ठंडी पवने। ठीक है, तो पहले तो हमें जानना है स्थायी पवनों के बारे में जानना है। तो स्थायी पवने तीन ही हैं, व्यापारिक, इनका हम डायग्राम बना रहे हैं, क्या क्या होंगे। तो इसी के आगे देखते हैं कौन कौन से स्थायी पवने हैं, कहाँ चलती हैं, क्रम देख लेते हैं। अब जो पवने हैं, पवनों का नियम ही है, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। पवने हमेशा हाई प्रेशर को लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब जिस दिशा से आती हैं उसी दिशा के नाम पर जो वायुवेलेट ने नियम दिया था कि पवने जिस दिशा से आती हैं उन्हें वही नाम दिया जाता है। तो जो ग्लोब पर जो अभी वायु दाब की पेटियाँ आई थी, उन वायु दाब की पेटियों के माध्यम से आपको समझना है, क्योंकि ग्लोब पर जो 7 वायु दाब पेटियाँ हैं, उच्च और निम्न दाब की पेटियाँ हैं। उच्च दाब से पवने निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो इसी क्रम में जो पहले दाब पेटियाँ बनाते हैं, तो पहली वाली जो दाब पेटी है वो 0 डिग्री, फिर उत्तरी गोलार्ध में ये 35 डिग्री नॉर्थ वाली है, फिर ये 65 डिग्री वाली है नॉर्थ वाली है, और ये जो पेटी है वो ये नॉर्थ पोल की है। ठीक इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक
ये दक्षिण गोलार्ध में है, 0 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में, और 65 डिग्री साउथ में, और फिर ये 90 डिग्री वाला क्षेत्र है। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, ये पवने हैं। अब ये दाब पेटियाँ हैं, ये निम्न दाब की पेटी है लो प्रेशर की, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। इसी तरह से साउथ दक्षिणी गोलार्ध में ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और इसी तरह से ये हाई प्रेशर, ये 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। अब इन पेटियों में क्योंकि जो पवने हैं वो इन पवनों को शो करना है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती ही है, ये अपने अक्ष के परितः घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब ये वायुदाब की ये पेटियाँ हैं, इन पेटियों से उच्च दाब से पवने हमेशा निम्न दाब की ओर चलाना है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ जो पवने चलते हैं ये व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक, ये व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। इन्हीं पवनों को इंग्लिश में ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है। अब इनको एक नाम और दिया जाता है, पूर्वा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये पूर्वा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो पवनें चलती हैं वो व्यापारिक पवनें हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, लेकिन ग्लोब पर इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, लेकिन ग्लोब पर इनकी डायरेक्शन क्योंकि हाई प्रेशर से सतह पर, हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर की ओर ये चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये पवने हो गई हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं। अब इनकी पवनों की जो मोस्टली है वो डायरेक्शन को हमें समझना है। चलती तो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन ग्लोब पर, सतह पर इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। अब चूंकि पवनों को वायु-वेलेट के नियम अनुसार पवनें जो होती हैं वो जिस दिशा से आती हैं उन्हें वही नाम दिया जाता है। थोड़ा सा डायरेक्शन को देख लेते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये यहाँ डायरेक्शन है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ये जो पवनें हैं ये किस दिशा से आती हैं और किस दिशा की ओर जाती है, यदि हम इसे अक्ष बनाएं तो अब ये जो पवनें हैं, ये जो पवनें हैं ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और साउथ वेस्ट की ओर जाती हैं, ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। और यही डायरेक्शन ही एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो जो व्यापारिक पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, साउथ वेस्ट की ओर जाती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में उनकी डायरेक्शन देखिए। दक्षिण गोलार्ध में कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये जो पवनें होती हैं यदि हम इसको ऐसे बनाएं तो अब ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट से आती हैं और नॉर्थ और वेस्ट की ओर जाती हैं। बस ये डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा अलग होती है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और साउथ वेस्ट की ओर जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से आती हैं और नॉर्थ वेस्ट की ओर जाती हैं। ये इनकी डायरेक्शन साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। क्योंकि ये जो पवनें हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं। भारत में इन पवनों को जोड़ा जाए तो जो साउथ जो ईस्ट हैं या जो साउथ वेस्ट वाली ये जो पवनें हैं ये, ठीक है, ये जो पवनें हैं आगे चल रही, तो ये जो साउथ वेस्ट वाली पवनें हैं इस दिशा की ओर साउथ वेस्ट। तो जो व्यापारिक पवनें हैं वो भारत में
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें बन जाती हैं। विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी उनकी डायरेक्शन हो जाती है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें हैं वो दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें होती हैं यही पवनें भारत में मानसूनी पवनें हैं। ये मानसूनी पवनें हैं जिनसे ठीक है 80% वर्षा भारत में ग्रीष्मकाल में होती है। तो भारत का जो मानसून है तो मानसूनी पवनें ही व्यापारिक पवनों का ही रूप है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो भारत में मानसूनी पवनें को नाम दिया जाता है इन्हीं से ठीक है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ये वर्षा का काल होता है। तो ये व्यापारिक पवनें हो गई हैं। अब व्यापारिक पवनों के बाद इतना भाग उत्तरी गोलार्ध में है, इतना भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विषुवत रेखा के समीप था दोनों गोलार्धों में, तो दोनों पवनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब यदि बात करते हैं पछुआ पवनों की, तो ये जो पछुआ पवनें होती हैं 35 से 35 डिग्री के बीच, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दक्षिण गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन हो गई है, ये दक्षिण गोलार्ध में है। नाम है पछुआ पवनें, ठीक है, पछुआ पवनें, ये पछुआ पवनें हैं। तो ये भी क्या है, ये भी पछुआ पवनें हैं, ठीक है, ये भी पछुआ पवनें हैं। इंग्लिश में इनको वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पवनें पछुआ पवनें नाम दिया गया है क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। और ये जो पवनें चलती हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये पवनें चलती हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलते हैं। अब लेकिन जो मोस्टली क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है ग्लोब और इनकी डायरेक्शन ये आंतरिक क्रियाओं के कारण इनकी बदल जाती है। तो कैसे बदलती है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ऐसे करके इनकी ये डायरेक्शन है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इनकी ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में है और ये डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में है, ऐसे करके ये चलती हैं पवनें। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो हमें देखनी है। उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन अलग होगी, दक्षिण गोलार्ध में डायरेक्शन अलग होगी। कैसे डायरेक्शन होगी, ठीक, डायरेक्शन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब डायरेक्शन ये तय करेगा। तो ये पवनें चूंकि आती कहाँ से हैं, साउथ वेस्ट से आती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। ये डायरेक्शन इनकी उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। इनकी साउथ वेस्ट से आती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। अब लेकिन डायरेक्शन साउथ गोलार्ध में देखेंगे, दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन तय करेंगे। तो ये पवनें यहाँ से आ रही हैं और यहाँ की ओर जा रही हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और साउथ ईस्ट की ओर नहीं, नॉर्थ वेस्ट से आती हैं और साउथ ईस्ट की ओर जाती हैं। इन पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन यह होती है। तो चूंकि दोनों गोलार्धों में इन पवनों की दिशा, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अलग है और पछुआ पवनों की उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन ये जो पवनें होती हैं ये चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, चलती हैं, वर्ष भर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पवनें चलती हैं। भारत में यह जो पवनें होती हैं ये पछुआ पवनें बन जाती हैं शीतकाल में, और शीतकाल में ये भारत में इन्हें पछुआ पवनें नाम दिया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत में इन पवनों का प्रभाव रहता है
जब ये पछुआ पवनें उत्तरी भारत में सक्रिय हो जाती हैं तो इन्हें पछुआ विक्षोभ के नाम से, पछुआ विक्षोभ, ये पछुआ विक्षोभ के नाम से इन्हें जाना जाता है। पछुआ विक्षोभ बन जाती हैं तो ये पछुआ विक्षोभ। अब पछुआ विक्षोभ की मुख्य विशेषता है कि शीतकाल में इन पवनों के द्वारा दिसंबर और जनवरी के समय जो वर्षा होती है उत्तरी भारत में, उसे पछुआ विक्षोभ के नाम से जाना जाता है कि पछुआ विक्षोभ जब सक्रिय हो जाता है तो शीतकाल में उत्तरी भारत में वर्षा होती है और वर्षा भी उपयोगी होती है रबी की फसलों के लिए, फलों के लिए और फल सब्जियों के लिए यह उपयोगी होती है। तो यह पछुआ पवनें भी भारत में सक्रिय हो जाती हैं और शीतकाल में वर्षा, तो इनकी मोस्ट विशेषता यही है कि शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है पछुआ विक्षोभ के माध्यम से वर्षा होती है। अब जो ध्रुवीय पवनें हैं ये उच्च दाब का क्षेत्र है और ये निम्न दाब का क्षेत्र है। तो पवनें उच्च दाब से ऐसे निम्न दाब की ओर चलती हैं, उच्च दाब से ऐसे निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब इनकी डायरेक्शन, इनकी जो दिशा है वो दिशा जो होगी, अब इन पवनों को नाम दिया जाएगा ध्रुवीय पवनें। पोलर विंड इंग्लिश में कहा जाता है, पोलर विंड। ठीक, अब जो दिशा जो है वो दिशा जो होती है वो व्यापारिक पवनों के समान होती है, व्यापारिक पवनों के समान इनकी दिशा होती है। तो ये ध्रुवीय पवनें हैं जिनकी दिशा व्यापारिक पवनों के समान होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं, इसी तरह से डायरेक्शन इनकी भी होती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से आती हैं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जाती हैं। तो जो व्यापारिक पवनों की दिशा ग्लोब पर होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सेम डायरेक्शन ध्रुवीय पवनों की होती है दोनों गोलार्धों में। लेकिन शीतकाल में इन पवनों की जो तीव्रता होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में इनको ध्रुवीय भंवर के नाम से जाना जाता है, ध्रुवीय भंवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पोल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के चारों ओर ये गमन करती हैं, चलती हैं। लेकिन इनका प्रभाव भारत में भी पड़ जाता है। शीतकाल में सक्रिय होने के कारण जो ध्रुवीय भंवर है वो भारत में जो शीत लहरें हैं, शीत लहरों की तीव्रता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि भारत से तीनों पवनों को जोड़ा गया है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों, तीनों पवनों को जोड़ा गया है। इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ही ज़्यादा दोनों गोलार्धों में इम्पोर्टेंट रहती है। डायरेक्शन हमने आपको दर्शा दी है कि किस गोलार्ध में किस प्रकार की डायरेक्शन होती है। तो ये जो स्थायी पवनें हैं, जो दाब पेटियाँ हैं, दाब पेटियाँ स्थायी होने के कारण जो व्यापारिक पवनें हैं वो विस्तृत क्षेत्रफल पर तो चली रही हैं लेकिन दिशा भी इनकी निश्चित होती है। तो ये स्थायी पवनें हैं। अब जो ये स्थायी पवनें हैं, चूँकि क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग किया दिखता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग किया दिखता है। तो ये जो भाग है, ठीक है, इनकी अलग से डायग्राम बनाएं। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की कोई डायरेक्शन तो आपको समझाई गई है। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि जैसे मान लीजिएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग किया दिखता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग किया दिखता है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग किया दिखता है। तो स्थलीय भाग होने के कारण अवरोध उत्पन्न होता है, पर्वत पठार वगैरह जो बने हैं तो इनसे अवरोध उत्पन्न होता है, तो इतनी तीव्रता नहीं हो पाती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण इन पवनों की जो तीव्रता होती है जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। तो इन पवनों को एक विशेष नाम दिया गया है
दक्षिणी गोलार्ध में नाम है। तो ये जो पवनें हैं, जैसे ये पवनें 40 डिग्री पर चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये पवनें 50 डिग्री पर चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये पवनें 60 डिग्री पर चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पवनें जो चलती हैं 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो इन पवनों को इन अक्षांशों के आधार पर इन्हें विशेष नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं उसमें देखिएगा, तो 40 पर चलते हैं उनको गरजता चालीसा, गरजता चालीसा कहा जाता है। जो 50 पर चलते हैं उनको प्रचंड पचासा, 50 डिग्री पर जो चलती हैं प्रचंड पचासा उन्हें नाम दिया जाता है। और जो 60 पर चलती हैं उन्हें चीकता साठा नाम दिया जाता है, चीकता साठा नाम दिया जाता है। तो ये विशेष नाम दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को दिए गए हैं, विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में ही इनके नाम है, क्योंकि जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इन पवनों की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो एक विशेष प्रकार की दक्षिणी गोलार्ध में आवाज़ उत्पन्न होती है। तो जो 40 डिग्री पर जो पवन चलती है उसे गरजता चालीसा, और 50 पर चलती है उसे प्रचंड पचासा, और जो 60 पर चलती है उसे चीकता साठा के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये जो स्थिति बनी है वो जलीय और स्थलीय और जलीय भाग के कारण की ये स्थिति बनी है। तो इसी क्रम में आज आपको जो वीडियो दिया गया है उसमें बजट पहले आपको पढ़ा गया है, दाब पेटियाँ पढ़ा गया है, पवन का संचार दिखाया गया है, और पवन में जो स्थायी पवनें हैं और जो अस्थायी पवनें हैं वो भी आपको दर्शा दिया गया है। और इन स्थायी पवनों को भारत से, तीनों पवनों को भारत से जोड़ दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे जो वीडियो होगा वो आगे आपका जो अभी जो पवनें थीं ये तो स्थायी पवनें हुई हैं, अस्थायी पवनें, और जो लोकल विंड्स के अंतर्गत हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड का जो है वो वीडियो इसी क्रम में आगे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।